Hello everyone, today we are learning about imperialism in India and China. In the 19th century and 20th century, there was a great upheaval in the Europe and the political economic system. These European nations extended their authority over the political and economic life of the nation, which we call it as imperialism. तो imperium जो है वो एक लैटिन वर्ड है. imperialism तो का मतलब होता है पावर. एक आदमी दूसरे एक पावरफुल आर्मी दूसरी दूसरे के ऊपर वो पावर दिखाने को imperialism कह रहे हैं हम. The term imperialism refers to extending to a country's rule over the others, the aggressive behavior, one state against another, a country's dominant over the political and economic interest, and another nation to exploit its natural resources. तो इस पैरा में हम ये समझा रहे हैं कि इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना पावर जता रही है. जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अपना पावर जता रही है या फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना पावर जता रही है. किस तरह का पावर? कोई पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक पावर थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, उसके उपलब्ध रिसोर्सेज के ऊपर वो अपना पावर जता रही है, उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है. Colonialism and imperialism. The policy adopted The policy adopted by the European countries from AD 1492 to AD 1706 is known as colonialism. During the period, England, France, Spain, and Portugal established their colonies in Asia, America, and continents. तो इस पैरा में हमें ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिसी जब यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था कॉलोनिज्म का, वो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल पे वो एक कॉलोनी की तरह वो अपना एक पावर की तरह जताने लगे थे. कॉलोनिज्म Colonialism refers to the policy of acquiring maintenance costs, especially exploitation. It also means that relationship between the majority and minority foreign invaders. तो इसमें colonialism का मतलब ये होता है कि वो अपना एक पॉलिसी बनाना, अपना एक कॉलोनी बनाना, उसके द्वारा वो अपना मेजॉरिटी वो अपना पावर जताना. It is a relationship between indigenous majority and a minority foreign invaders. तो एक majority और minority मतलब जो प्रेजेंट कंट्री के मेजॉरिटी के और फॉरेन माइनॉरिटी के इन्वेडर्स पे अपना एक पावर जताना होता है. Imperialism is a state policy developed for ideological as well as financial. Imperialism is a concept of colonialism practice. तो imperialism क्या है? एक state policy की तरह develop हो चुका था और वो एक colonialism की तरह practice किया जा रहा था. Between AD 1763 and AD 1870, European countries were involved in the number of wars of unification. After unification, Italy and Germany began to establish their political and economic powers in Africa and Asia. This policy of imperialism followed by European countries from AD 1870 to AD 1945 is known as New Imperialism. तो AD जब 1763 से लेके 1870 में क्या हुआ था, यहाँ हम थोड़ा गौर करेंगे. 1763 से लेके 1870 में क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज क्या बन चुके थे, वो एक फाइनेंशियल पावर बन चुके थे, वो अपना एक यूनिटी बना चुके थे और वो एक यूनिटी. आफ्टर द यूनिफिकेशन, इटाली एंड जर्मनी बिगिन टू एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर इन अफ्रीका एंड एशिया. तो इटाली और जर्मनी ने क्या किया था उस टाइम पे, अपना एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकली वो एक पावरफुल बन गए थे और उन्होंने अफ्रीका और एशिया में अपना पावर दिखाना स्टार्ट कर दिया था. तो यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम एडी 1870 से 1945 से इज नोन एज न्यू इंपीरियलिज्म. इधर पे ये कहा जा रहा है न्यू इंपीरियलिज्म कहा जा रहा है. मतलब उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में जो था, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में इटाली और जर्मनी फुल्ली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली फुल्ली पावरफुल बन चुके थे और वो अपना जो पावर था वो दिखा रहे थे एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में, और उसे कहा जा रहा था न्यू इंपीरियलिज्म. 1870 एडी से 1945 एडी को हम न्यू इंपीरियलिज्म कहते हैं. मेजॉरिटी फॉर्म्स. The imperialism took two major forms in the 19th century. It was typically enforced in directly military intervention or indirect control over the protectorate, where the mother country served as a guide.
तो यहाँ पे हम और थोड़ा गौर करेंगे। मेजर फॉर्म्स क्या थे, ये 19th सेंचुरी में हुआ था। और यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, जो भी कुछ था, जैसे कि टोटल कंट्रोल बाय मदर कंट्री। मदर कंट्री का मतलब ये हुआ जिस कंट्री पे उन्होंने आक्रमण किया था वो मदर कंट्री हो चुका था। और वो मदर कंट्री हो चुका था और उस मदर कंट्री पे वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे। और वेयर द मदर कंट्री सर्व्ड एज अ गाइड, और वो मदर कंट्री भी गाइड की तरह बन चुकी थी। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी समझिए कि वो मदर कंट्री मतलब वो फीडिंग कंट्री को भी वो अपना गाइड बना चुके थे। मिलिट्री imperialism, the USA invasion of military power forced it to have a sort of government favorable USA. This is called military imperialism. The USA invasion against Iraq with its military power forced it to have another sort of government favorable to USA. This is called military imperialism. यहाँ पे भी हम देख चुके हैं थोड़े दिनों की बात में कि यूएसए ने अपना फुल पावर, मिलिट्री पावर इराक पे दिखाया था। इसे भी कहा जाता है कि मिलिट्री पावर, मिलिट्री imperialism कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल imperialism. The British conquered the territories in India, appointed their officers and changed the existing political structure is known as political imperialism. यहाँ political imperialism का मतलब ये होता है कि जो ऑफिसर्स थे वो अपने खुद के मतलब ब्रिटिशर्स वो अपने खुद का ऑफिसर लेके आया करते थे। लेकर उन्होंने अपने भारत में अपना उनका हुक्म चलाया था। और इसी के कारण उनका पॉलिटिकली वो इतने पावरफुल बन चुके थे, इसी के कारण इसलिए हम इस चीज को हम पॉलिटिकल imperialism कहते हैं। Economic imperialism. China was politically independent under the Manchu rule, but it was economically controlled by the European and American countries. This is called economical imperialism. चाइना पॉलिटिकली पूरी तरह डिपेंडेंट थी अपने मंचू रूल पे, पर वो उसको इकोनॉमिकली कंट्रोल किया गया था यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज को द्वारा, इसलिए इसको इकोनॉमिक imperialism कहते हैं। एक और बार फिर से हम लोग गौर करेंगे ये तीनों चीज के बारे में। मिलिट्री imperialism हो गया, ये हो गया था कि हम एग्जाम्पल अपना लेते हैं कि यूएसए ने फोर्स किया, यूएसए ने इराक पर अटैक करके उसका मिलिट्री पावर यूज करके उसको तहस नहस किया, और फिर तहस नहस किया था, उसे मिलिट्री imperialism कह रहे हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल imperialism मतलब ये हो गया कि ब्रिटिशर्स ने हमारे गवर्नमेंट, हमारे भारत को पूरी तरह कब्जा करके हमारा कुछ भी हमें स्वतंत्रता कुछ भी नहीं दिया था। पॉलिटिकली हम पूरी तरह डिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स में। इकोनॉमिकल imperialism में क्या हो रहा है कि हमारा रूल हमारे राजा के हाथों में ही था, लेकिन हमारे जो गुड्स थे, हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही थी कि उनके खरीदने के कारण, उन लोगों के खरीदने के कारण, जैसे कि हमारे जैसे चाइना में बने हुए वस्तुओं जो है वो कौन से देश खरीदते हैं ज्यादातर, हम उस टाइम पे था कि यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज खरीदा करते थे। तो वो इकोनॉमिकली फुल्ली डिपेंडेंट थे वो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज से, इसीलिए इसको इकोनॉमिक imperialism कहा जा रहा है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Industrial Revolution. Industrial Revolution in European countries resulted in a great increase in production. It created a demand of raw materials, new market in Asian, African continents where the Industrial Revolution had not yet spread. They could not find a market in Europe as they followed a protective trade policy. तो ये जो यूरोपियन के मार्केट्स थे उनके पास कोई भी प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी नहीं था। द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल वाज आल्सो लेस ड्यू टू कैपिटलिज्म। इट आल्सो इंट्रोड्यूस ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था यूरोप में, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका था। तो इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स कहाँ से आया करते थे, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज से। तो उस मार्केट के लिए वो यूरोप से यहाँ के सेटल हो चुके थे। दे कुड नॉट फाइंड अ मार्केट इन यूरोप, सो दे फॉलोड अ प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी। तो जब उनके मार्केट में उनका प्रोडक्ट नहीं चल रहा था तो उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट किया था, उस पॉलिसी का नाम था प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी। तो ये क्या था प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी? द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल वाज लेस ड्यू टू कैपिटलिज्म। तो उस टाइम पे जो यूरोप
कंट्रीज में थे लोग, उनके पास खरीदने का जो खरीदने की जो शक्ति थी, उनकी जो कैपिटल मतलब उनकी जो पैसे थी वो कमी हो चुकी थी, लेस ड्यू टू कैपिटलिज्म के कारण उनकी जो पावर थी वो कम हो चुकी थी। इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसी के कारण ये इसको प्रोग्रेस करने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। The telegraph system, the telegraph system linked the whole world and reduced a great advance distances. The development of railway speeded up the movement of colonies and the mother country. So it was easier to bring a raw material to take the finished goods in the market, interior parts of the colony in Asia and Africa. तो यहाँ इसी के कारण ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम ज़्यादा होने लगा, टेलीग्राफ सिस्टम भी होने लगा। तो ये पॉइंट हम ज़्यादा याद रखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज को रॉ मटेरियल जो था वो कहाँ से आ रहा था, एशिया और अफ्रीका में। तो इन्होंने ये जो एशिया और अफ्रीका से जो भी रॉ मटेरियल आया था उसको वो कम में लेके आने के लिए वो आके सेटल हो चुके थे एशिया और अफ्रीका के कॉलोनी कंट्रीज में। तो इसे हमें मदर कंट्री कह रहे थे। इस मदर कंट्री के आने के बाद इधर पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी उन्होंने डेवलप किया, टेलीग्राफ को डेवलप किया, रेलवेज को डेवलप किया, गुड्स की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद रॉ मटेरियल्स वो इसलिए कर रहे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कि ताकि वो इजी तरह से रॉ मटेरियल्स वो अपने कंट्री को ले जा सके। नेशनल सिक्योरिटी, the sense of national security is a self-sufficiency among the European political group investigated. Often the presidents of prime minister work towards a colonial imperialism, influence of business, some other interest. तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि वो ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट रहे। सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपनी ओन कंट्री को फीड कर सके। अमंग द यूरोपियन पॉलिटिकल ग्रुप instigated a colonial imperialism. Often presidents or the prime minister work towards a colonial imperialism owing to influence of business or some other interest. तो वो किस तरह से दूसरे कंट्री में एक कॉलोनी की तरह बन चुके थे, उधर पे अपनी पॉलिसी भी वो चलाते थे ताकि वहां से उनको एक अच्छी बिजनेस इंटरेस्ट आ सके। Nationalism. The later part of the 19th century saw extreme nationalism ideals in Europe. Germany were unified. Many nations developed pride over their race, culture, and language and started feeling superior to other countries. They felt that acquisition of colonies would enhance the prestige of the nation, and imperialism became the fashion of the। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक आइडियाज इन यूरोप, तो जर्मनी और इटाली यूनिफाइड मतलब एकजुट हो चुके थे। मैनी नेशंस डेवलप्ड अ प्राइड ओवर देयर रेस, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड स्टार्टिंग फीलिंग सुपीरियर टू देयर कंट्रीज। तो जब वो अपने नेशन के रेस और कल्चर के बारे में और लैंग्वेज के बारे में अपने आप में एक सुपीरियरिटी आने लगा। They felt that acquisition of colonies would enhance the prestige of their nation. जब ये दूसरे नेशंस जैसे कि ब्रिटिशर्स अपने भारत में आके उन्होंने हमारे ऊपर हमारी स्वतंत्रता को निकाल दिया और उनकी लैंग्वेज कल्चर चलाने लगे, तो हमें वो पसंद नहीं आया। उनकी लैंग्वेज कल्चर उनका ट्रेडिशन पसंद नहीं आया। हमें वो एक इंफीरियरिटी मतलब हमें एक वो नेशनलिज्म और हमारे देश के कल्चर के बारे में हम हमें पसंद हमें ये हो चुका था कि हम एक सुपीरियर फीलिंग हो चुकी थी कि हम ये कॉलोनियल कल्चर क्यों अपनाएं, अपनी कल्चर है तो हम अपनाएंगे। तो ये नेशनलिटी आने लगा। The European felt that it was the white man's burden to civilize the backward and uncivilized native people of Asia and Africa. तो ये यूरोपियन के दिल में ये था कि वो यूरोपियन फेल्ट दैट इट वाज अ व्हाइट मैन बर्डन। तो व्हाइट मैन बर्डन का मतलब ये क्या है, वो अपने आप को ये समझते थे कि वो सिविलाइज थे और बाकी सब एशिया और अफ्रीका में रहने वाले लोग अनसिविलाइज नेटिव कहा करते थे। इस चीज का ये मतलब था कि व्हाइट मैन बर्डन का मतलब ये था कि वो खुद अपने आप को एक सिविलाइज्ड मानते थे, गोरे गोरे चिट्टे थे वो, और एशिया और अफ्रीका के जो लोग थे वो थोड़े सांवले थे, तो वो उनको अनसिविलाइज्ड
मानते थे। बैलेंस ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर वाज ड्राइविंग one of the driving in European nation forced to acquire new colonies with their neighbors and the competitors. Discovery of new routes. The discovery of new routes to Asia and African promoted a spirit of imperialism. Discovery of sea routes paved a way and exploit between the soldiers and abundant wealth of the country. तो जब ये न्यू रूट्स का डिस्कवरी ऑफ न्यू रूट्स कैसे हुआ, एशिया और अफ्रीका कंट्री से उनको रॉ मटेरियल आने लगा, इसी के कारण नए नए रूट्स पता चलने लगे, ट्रेड होने लगा, सोल्जर्स का वेल्थ, मतलब जो भी एशिया और अफ्रीका से अच्छी अच्छी वेल्थ मिनरल्स मिलने लगी, तो उसे भी उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, the population growth and its impact of unemployment forced the European to migrate in a search of new lands and careers abroad। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन की ग्रोथ होने के कारण वहाँ के जो लोग थे, यूरोपियंस थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट में हो चुके थे, इसीलिए वो दूसरे कंट्रीज में जाने लगे ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। स्टेट ऑफ एनार्ची, देयर वाज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एंटैक्ट एंड इन्फोर्स लॉ फॉर नेशन टू मेंटेन पीस। तो उधर पे भी ये इंटरनेशनल लॉ रखा गया था ताकि वो पीस लगा दूसरे देशों से भी पीस रह सके, मतलब शांति प्रतीक रह सके। एंड द सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द स्टेट ऑफ एनार्ची सपोर्टेड द कॉलोनियल रेस। टेक्निक्स ऑफ इम्परियलिज्म, सेवरल टेक्निक्स अडॉप्टेड, तो ये सारी टेक्निक्स इंपरियलिज्म का। इन द अर्ली कॉन्क्वेस्ट ऑफ annexation, in the early modern times, the Frenchmen and the British used to send soldier to distant lands। तो ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फ्रेंच लोग और ब्रिटिश लोग क्या करते थे, अपने सोल्जर को दूसरे दूसरे लैंड के बहुत बहुत फार, मतलब दूर एरिया तक भेजा करते थे। द ओवर पावर्ड द नेटिव चीफ्स कॉन्कर्ड द लैंड्स एंड एस्टैब्लिश द कॉलोनी। तो वो इतने होशियार लोग थे कि वो दूसरे देश, जैसे कि ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सोल्जर्स दूसरे देश में जाके वहां पे अपनी कॉन्कर, मतलब कॉन्कर करते थे, वो अपनी कॉलोनी की तरह जमा हो जाते थे और उसे क्या करते थे, दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट एंड अनेक्सेशन। इसका ये मेथड ये था कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे सेटल हो जाना, उधर उधर पे कॉन्कर करना, मतलब उस लैंड के ऊपर अधिकार जमाना और फिर अपनी कॉलोनी बना लेना। Concession or franchise, sometimes some